नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो कौन सा है? 9 है। ओके, आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से भी या फिर हमको फिजिक्स में हमको क्या क्या आना चाहिए उसकी दृष्टि से भी। ठीक है, अगर आप फिजिक्स से प्यार करते हो तब भी आपको इस लेक्चर को देखना चाहिए, और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तब भी आपको ये लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आने वाला है। तो आज के हमारा जो लेक्चर का नाम है, या बोल सकते हैं हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले क्या किसके डिस्कस करेंगे हम? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इस फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में लॉ कैसे दिए जाते हैं। हमने जब फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी लॉ एक्सपीरियंस के बेस पर दिया जाता है या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया जाता है। हम सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करके उन डेटा की हेल्प से या फिर उस डेटा की हेल्प से क्या बनाते हैं? एक लॉ बनाते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होगा वो किसकी हेल्प से दिया गया होगा? जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसकी बेस पर दिया होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमको एक सिस्टम चाहिए। अब वो सिस्टम कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है? कुछ गैस है, और गैस कहाँ रखी हुई है? एक सिलेंडर में रखी हुई है। नाउ मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास कुछ गैस है जो एक कंटेनर या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, एक सिलेंडर पर रखी हुई है। ये क्या है? कोई एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या रख दी हमने? कुछ इस तरीके से ये गैस रख दी। नाउ अब यहां पर क्या लगा दिया मैंने? एक पिस्टन लगा दिया, जो कैसा पिस्टन है? मूवेबल पिस्टन है, यानी इस पिस्टन को क्या कर सकता हूं मैं? मूव कर सकता हूं। लेकिन जो सिलेंडर की दीवारें हैं ये क्या है? फिक्स है। सिलेंडर की वॉल क्या है यहाँ पर? फिक्स है। और ये क्या है? गैस है यहाँ पर। ना इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा और कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और वो क्या होते हैं? हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, जो इस सिस्टम की स्टेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? इस सिस्टम को हीट दे रहा हूं। अब हीट कैसे दूंगा? इसे गर्म करूंगा। जैसे इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने? एक बर्नर लगा दिया। यानी क्या दे रहा हूं मैं? इसको कुछ हीट दे रहा हूं। मैंने क्या किया यहां पर? क्या किया? कुछ बर्नर लगाया कुछ तरीके से, यानी इसको कहां रख दिया मैंने? गैस के ऊपर रख दिया। तो क्या होगा? इसको हीट मिलेगी। यानी जब गैस ऑन करेंगे हम तो इसे क्या दी जाएगी? कुछ हीट दी जाएगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? कुछ इसको क्या दी हमने? हीट गिवन। ये क्या है हमारे पास? यहां पर हीट गिवन है ना। जैसे ही हम इसको हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा? इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम घर में जब भी पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उसका टेम्परेचर राइज करता है। नाउ अब इसका टेम्परेचर राइज करने से क्या मतलब हुआ? जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, इसके जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अगर हम क्या करें? इसको जूम करके देखें इस वाटर को, सॉरी क्या है? ये गैस है, ठीक है। इस गैस को अगर जूम करके देखें तो किसकी बात करेंगे हम? गैस के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जैसे हम इसको हीट देंगे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा? जो गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में जब हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इनकी क्या हो जाएगी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उससे क्या होगा? इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी, या बोल सकते हैं सिंपली हम इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। या मैं बोल सकता हूं इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसको क्या दी? कुछ हीट दी, और उस हीट देने से क्या हुआ? कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? चेंज होगी। यानी हीट देने से एक चीज तो क्या दिखी हमको यहां पर? एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिला कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई? चेंज हुई। नाउ जो दूसरी चीज मुझे देखने को मिली वो क्या देखने को मिली? इसका प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया। इसके प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ? इसने इस पिस्टन पे क्या लगाया? कुछ पी प्रेशर लगाया। मैंने जूम कर लिया कितना प्रेशर लगाया इस पर? कुछ पी प्रेशर लगाया। अब मैं जानता हूं जैसे इस पर प्रेशर लगेगा, ये पिस्टन कैसा है? मूवेबल पिस्टन है, तो पिस्टन क्या करेगा? मूव करेगा। मैंने अज्यूम कर लिया पिस्टन मूव करे, कहां चला गया? इधर चला गया। यानी क्या हो गया? ये डिस्प्लेस हो गया। ओके, और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तब क्या होता है? वर्क होता है। तो यहां पर क्या हो गया? कुछ वर्क हुआ। अब दो चीजें हुई देखो, एक तो क्या हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, और दूसरा क्या हुआ? वर्क हुआ। और ये कब हुआ? जब मैंने इसको क्या दी? कुछ हीट दी। देखो तुम यहां से क्या बोल सकता हूं?
जब भी मैं किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देता हूं तो उस हीट एनर्जी की वजह से उस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और वो सिस्टम सराउंडिंग पर क्या करता है, वर्क करता है। ना मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा यहाँ पर पिस्टन और इसकी जो बाउंड्री है वो किसकी तरफ बिहेव कर रही है, सराउंडिंग की तरफ बिहेव कर रही हैं। तो हीट देने से दो चीज हो रही हैं, एक तो इस सिस्टम की क्या हो जा रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जा रही है, दूसरी क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और वर्क किस पर हो रहा है, सराउंडिंग पर हो रहा है, या बोल सकता हूं सिस्टम किस पर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने क्या दी, इसको हीट दी, क्या किया हमने, इसको हीट गिवन। ओके, जो हीट गिवन है, जैसे मैं इसको क्या दी, हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, क्या हुआ यहां पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और दूसरा क्या हुआ, ओके, दूसरा क्या हुआ यहां पर, वर्क ऑन सराउंडिंग या फिर वर्क डन बाय सिस्टम। दूसरी चीज क्या हुई यहां पर हमारे पास, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। किस पर किया इसने वर्क, सराउंडिंग पर किया, किस पर किया, सराउंडिंग पर वर्क किया, ऑन सराउंडिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज एनर्जी है और जो यहां पर वर्क डन है, अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं तो किसके बराबर आएगा, ये गिवन हीट के बराबर आएगा। देखो, क्योंकि जब मैंने हीट दी मैंने इसको, तो ये हीट किस किस रूप में खर्च हुई, एक तो इस हीट की वजह से क्या हुआ, कुछ इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो क्या होगी, कुछ हीट क्या होगी कम होगी। क्योंकि उसने क्या किया, इस इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। जो बची हुई हीट थी उसने क्या कर दिया, यहां पर वर्क कर दिया। यानी कोई किसी भी, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो कहां कहां खर्च होती है, वो दो जगह खर्च होती है। पहली तो खर्च होती है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरी कहां खर्च हो जाती है, वो वर्क डन में। वर्क डन किस पर हो रहा है, यहां पर सराउंडिंग पर हो रहा है, और कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या दी, हीट दी। तो यहां पर ये क्या क्या बोल सकते हैं हम, हीट गिवन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये जो हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। नाउ अभी तो हमने क्या लिख दिया, इसको एक टिपिकल या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं, पैराग्राफ में लिखना चाहूं, तो हिंट डालो, स्टेट, क्या डालो, स्टेट डालो यहां पर नीचे। तो स्टेट यानी किसका स्टेट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, व्हेन वी गिव सम अमाउंट ऑफ हीट टू ए सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, देन वन पार्ट ऑफ दैट हीट इज स्पेंड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तब उस जो हमारे पास हीट है या फिर हीट एनर्जी है, उसका कुछ पार्ट कहां किस में खर्च हो जाता है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाता है। एंड अदर पार्ट ऑफ दैट हीट इज स्पेंड इन वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है उस हीट का, वो कहां खर्च होता है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ये क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। तो एक बार और बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, व्हेन वी गिव सम अमाउंट ऑफ हीट टू सिस्टम, देन वन पार्ट ऑफ दैट हीट इज स्पेंड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अदर पार्ट ऑफ हीट इज स्पेंड इन वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको कितनी हीट दी, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ dq हीट दी, और जैसे मैंने इसको dq हीट दी, dq हीट देने से मैंने अज्यूम कर लिया इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, du क्या होगी, इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर कितना वर्क हुआ, कुछ स्मॉल वर्क कितना हुआ मेरे पास, अज्यूम कर लिया dw क्या हुआ, कुछ स्मॉल वर्क हुआ। और ये कब हो रहा है, जब हमने क्या दिया इसको, कुछ स्मॉल अमाउंट dq हीट दिया, उससे क्या हुआ, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी du चेंज हुई, और इसमें कितना वर्क हुआ, dw वर्क हुआ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखना। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां पर चेंज इन गिवन हीट की जो कितना आ जाएगा मेरे पास, dq आ जाएगा, एंड दिस dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है मेरे पास यहाँ पर, du है, प्लस वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है हमारे पास, बताओ क्या लिखा है मेरे पास यहाँ पर, dw लिखा है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, और यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। जो भी स्टेटमेंट अभी हमने बोल रहा वो क्या हो गया, उसका एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो गया। आप कितने नंबर का क्वेश्चन आ रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखते रहना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख दो, ये 2 चीज लिख दो।
2 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिख दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आए कुछ और लिख दो, ये बताएंगे हम क्या लिखो करके। ओके देखो, ओके इतनी बात क्लियर हुई। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जहां डी क्यू क्या है, गिवन हीट है, डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और डी डब्ल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग है। नाउ अब देखो ये तो क्या हुई, स्मॉल चेंज हुई, डी यू डी क्यू और डी डब्ल्यू। इफ थोड़ा जो चेंज है वो क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, या फिर जो हीट गिवन हो वो थोड़ा ज्यादा हो, तब मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डेल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं कह सकता हूँ डी क्यू या फिर डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक, यहाँ भी ये चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी क्या दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। नाउ सिंस वी नो जो डी डब्ल्यू होता है, सिंस वी नो जो डी डब्ल्यू यानी जो वर्क डन होता है किसके बराबर होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पास, dv है, जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कितना है, dv है, देन दिस वर्क डन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, p dv होता है। अगर मैं आप यहां पर इक्वेशन 1 में देखूं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी अब, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये क्या था हमारे पास यहाँ पर, dq था, दिस dq इज इक्वल टू du प्लस dw को जो क्या पुट कर दूंगा मैं, ये चीज पुट कर दूंगा, क्या है हमारे पास यहाँ पर p dv है, और ये p dv क्या है, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट dv, या फिर सॉरी इन स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv। इस dv चेंज सॉरी डेल v वॉल्यूम चेंज करने में कितना वर्क किया जाता है, p इंटू dv वर्क किया जाता है। ठीक है, तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर, ये कहां से निकल के आया, ओके क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके ना, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या डेल लिखा तो यहाँ पे डेल लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसे समझता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस का p इंटू डेल v। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अलग अलग बुक में, किसी बुक में ऐसा लिखा होगा, किसी बुक में ऐसा लिखा होगा, हम दोनों लिख देते हैं। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब ये लिखो, ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन चारों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखना है, ये भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिखना है, जो हमने एक लाइन बोला वो भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नाउ अब इक्वेशन 1 को देखो, अगर मैं यहां से देखूं इक्वेशन 1 से मैं क्या निकाल सकता हूं, इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूं। देखो कैसे, ओके तो यहां से अगर इंटरनल एनर्जी du निकालूं तो du इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास du इक्वल टू है किसके बराबर आएगा हमारे पास, dq माइनस dw के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, देखो du इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq माइनस dw। नाउ सिंस वी नो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेट वेरिएबल होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल। हमने जब इंटरनल एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेट वेरिएबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है वो किस पाथ से जा रही है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ये किस पर डिपेंड करती है, प्रोसेस के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। हम बोल सकते हैं प्रोसेस के इनिशियल, सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। जो सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज हुआ या किस रास्ते से चेंज हुआ उस पर डिपेंड नहीं करती है। हमने पढ़ा था कि जब हमने इंटरनल एनर्जी वाला चैप्टर देखा था तो हमने पढ़ा था वहां पर क्या, जो डी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, किसके बराबर होता है मेरे पास, U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होता है। इसका मतलब किस पर डिपेंड करता है, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। यानी ये कैसा फंक्शन हुआ है, इसे हम क्या बोलते थे, ये स्टेट वेरिएबल बोलते थे। क्या बोलते थे, स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। तो ये चीज क्या है, स्टेट वेरिएबल है, यानी ये क्या होगा, प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में है, ये भी क्या होगा, स्टेट वेरिएबल होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है हमारे पास, du के बराबर है, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, या बोल सकते हैं किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो ये जो क्वांटिटी है dq माइनस dw, ये भी क्या होगा, स्टेट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि किसके बराबर आ रही है, इंटरनल एनर्जी के बराबर आ रही है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ये 4 इक्वेशन लिखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखो, और ये लिखने के बाद कि दिस क्वांटिटी dq माइनस dw इज स्टेट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो dq माइनस dw है वो किसके बराबर है? du के बराबर है। और du क्या है? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, और सिंस वी नो इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल, और किस पर डिपेंड करती है? ये जो स्टेट है या किसी सिस्टम की जो स्टेट है या इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, उस पर डिपेंड करती है। जो हमारे पास स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है या फिर किस रास्ते से चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है dq माइनस dw इट इज ऑल्सो स्टेट वेरिएबल। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो, ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 इन चारों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? लिख लो। तो नोट करके लिखो इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इसे मैं डाल लेता हूं, हिंट डालो इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले लिखो इंपॉर्टेंट नोट में, नोट में लिखो। अब यहां पर ये जो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, dq देखूं, du देखूं, dw देखूं, अब dq की यूनिट कैलोरी भी हो सकती है, जूल भी हो सकती है। du ये सब क्या है? एनर्जी है। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और वर्क डन भी क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का वे होता है। यानी इन तीनों की यूनिट क्या होती है? सेम हो सकती है। तो जब भी हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, अगर इसकी यूनिट हम कैलोरी ले रहे हैं, अगर जो हमारे पास क्या हीट है उसको कैलोरी में ले रहे हैं, तो इसे भी कहाँ लेंगे? हम कैलोरी में लेंगे, और इसे भी कहाँ लेंगे? हम कैलोरी में लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इन इक्वेशन 1 एवरी टर्म विल बी इन सेम यूनिट, यानी एवरी टर्म विल हैव सेम यूनिट। यानी अगर इसको कैलोरी में ले रहे हैं, इसको भी कैलोरी में, इसको कैलोरी में। अगर इसको जूल में ले रहे हैं तो इसे भी जूल में लेंगे, इसे भी जूल में लेंगे। अगर हम इसको किलो कैलोरी में ले रहे हैं तो इसे भी किलो कैलोरी में, और इसे भी किस में लेंगे? किलो कैलोरी में लेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला नोट लिख दो, इन इक्वेशन 1 ईच टर्म विल बी इन सेम यूनिट। ये तो क्या होगा? नोट नंबर 1। सेकंड नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। सेकंड नोट क्या है? अब ये क्या है? dq है। dq क्या था? अभी हमने डिस्कस किया था, हीट गिवन था ना। अब हीट गिवन है, अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है। देखो, अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है तो जो dq है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है तो dq कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सेकंड जो नोट है हमारे पास क्या है? dq, डेल क्यू भी लिख सकता हूं और dq लिखता हूं, ठीक है। इसके लिखो, इसके लिखो, एक ही बात हुई। तो यहां पर डेल क्यू लिखता हूं, दिस डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। डेल क्यू क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। कब? जब हमारे पास क्या होगा? हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या होगा हमारे पास? हीट, ओके, गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, ठीक है। हीट क्या हो रही है? सिस्टम को दी जा रही है। और जो dq होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कब? व्हेन हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, जब सिस्टम से हीट क्या लेंगे? बाहर लेंगे, ठीक है। हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, ओके। तो ये तो क्या हो गया? इसके लिए साइन हो गए। dq पॉजिटिव होगा जब हीट गिवन टू द सिस्टम, और dq नेगेटिव होगा व्हेन हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम। नाउ जो यहां पर थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है वो किसके लिए है? इस dw के लिए या फिर इस डेल w के लिए। जो ये डेल w होगा वो क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। जो ये डेल w होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम। किसके लिए होगा? व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। किस पर करेगा वर्क? ऑब्वियसली बात है, सराउंडिंग पर करेगा, ठीक है। जब वर्क डन बाय सिस्टम होगा तब dw कितना लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। अगर dw इक्वल टू नेगेटिव होगा, कब? वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सराउंडिंग किस पर वर्क करेगा? सिस्टम पर वर्क करेगा, तब कैसा होगा? dw नेगेटिव होगा। यानी क्या होगा? वर्क डन ऑन सिस्टम, देन दिस वर्क डन dw इज नेगेटिव। तो ये तो क्या हो गए? कुछ इंपॉर्टेंट, अभी 3 क्या हो गए यहाँ पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नाउ अब यहां पर एक स्पेशल केस है, देखो ध्यान सुनना। एक क्या है यहाँ पर? स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस कुछ ऐसा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं हमको पता ही नहीं है कि सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी भी होती भी है या नहीं। ओके, यानी कहने का मतलब यह है जब किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कि वहां पर कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, तो जो सारी की सारी हीट गिवन है वो किस में खर्च होगी?
डूइंग वर्क, यानी जो सिस्टम का जो काम कर रहा है, सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसमें क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो यहां पर लिखो, हिंट डालो, स्पेशल केस फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्पेशल केस क्या है हमारे पास, व्हेन देयर इज नो हीट स्पेंड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नोट हो गया? ओके। स्पेशल केस कौन सा है, व्हेन नो हीट स्पेंड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है हमारे पास कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हो ही नहीं रहा है, हम जब हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तब देखो किस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या है हमारे पास, कोई एक सिस्टम है कुछ इस तरीके से, ये क्या है हमारा सिस्टम है, इसमें क्या रखी हुई है हमने, कुछ गैस रखी हुई है। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया हमने। ओके, अभी थोड़ा छोटा बना दिया हमने, कोई बात नहीं। हमने क्या दी, इनसे हीट दी, क्या दी हमने, कुछ हीट दी। मैंने अज्यूम कर लिया हमको कितनी हीट दी, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी ना। हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा, ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा, खिसकेगा। अब पिस्टन खिसक के कहां चला गया, मैंने अज्यूम कर लिया इधर चला गया, और मैंने कल अज्यूम किया कि इसने कितना वर्क किया, इस गैस ने पिस्टन पर कितना वर्क किया, W वर्क किया। तो यहां पर जितनी हीट हम दे रहे हैं वो किस में स्पेंड हो रही है, वर्क करने में स्पेंड हो रही है, या फिर इन डूइंग वर्क। ठीक है, तो जितनी हीट यहां पर दे रहे हैं हम, किस में स्पेंड हो जा रही है, वर्क करने में स्पेंड हो जा रही है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हो रहा है, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई भी हीट स्पेंड नहीं हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, गिवन हीट के है। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर हम बोल रहे हैं कि सारी की सारी हीट कहां किस में चेंज हो जा रही है, या फिर किस में स्पेंड हो जा रही है, वर्क करने में स्पेंड हो जा रही है, तो जो वर्क डन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। या बोल सकता हूं मैं, क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, W के प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। हम जानते हैं जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट क्या आता है हमारे पास, J आता है। तो J क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, इसको हम जूल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, या फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, ये भी क्या है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन क्या है, ये एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस कौन सा है, जब यहाँ पर कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया होता है। ये क्या है, J क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और J की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4.2, और यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, जूल। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल पर कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इस J की यूनिट होगी, और ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 4.2 जूल पर केल्विन। और इसे क्या क्या नाम बोलते हैं हम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं, या फिर जूल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो W इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, JQ हो गया। ओके, इसे इक्वेशन, ओके इसे इक्वेशन 1 मत बोलो, कितना हो गया था, 4 हो गया था ना, सम इक्वेशन नंबर 5। तो ये क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा किसका, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिख सकते हो, लेकिन आप कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी आपको, कि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, आप क्या बोलोगे, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन, बट कब, when there is no change in internal energy। ये भी लिखोगे तो ये भी क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। और यहाँ पर जो J आया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद, वो क्या होता है, जूल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नाउ अब हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ हमको बताता क्या है, पहली चीज तो ये बताता है फर्स्ट लॉ कि जो हीट होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एनर्जी होती है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखो हमने जब किसी सिस्टम को हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज किया, देखो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में तो चेंज होती है ना, वही तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कि अगर हम किसी सिस्टम को एक एनर्जी देते हैं तो क्या हो जाती है, या फिर उसमें हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, दूसरी एनर्जी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हीट क्या हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। जब सिस्टम को क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है वो क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ओके, और जो किसकी वजह से फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो पहला क्या हो गया, हीट
इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो होल्ड करता है किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे मैकेनिक्स में होल्ड करता है या फिर किसी और फिजिक्स के ब्रांच में होल्ड करता है, सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स में भी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है, उसको कौन समझाता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाता है। देखो कैसे। ओके, मैं जूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर क्या है? कोई गैस है। और कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्या है? मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ओके, यहां पर क्या रखा है? कुछ पिस्टन रखा हुआ हमने। ओके, ये क्या है? यहां पर कुछ पिस्टन है और एक पिस्टन मैंने अज्यूम कर लिया कैसा है? मास लेस पिस्टन है। इसका मास कितना है? 0 है। और इसके ऊपर क्या रख दिया मैंने? एक छोटी सी बॉल रख दी। क्या रख दी मैंने? एक छोटी सी बॉल रख दी और इस बॉल का मास कितना अज्यूम कर लिया मैंने? m अज्यूम कर लिया। ठीक है, एक बॉल है, इसका मास कितना अज्यूम कर लिया मैंने? m अज्यूम कर लिया ना। अब मैं क्या करूंगा? इस सिस्टम को कुछ हीट दूंगा। क्या दी मैंने? इसको कुछ हीट दी। मैंने अज्यूम कर लिया कितनी हीट दी इसको? मैंने dq अमाउंट ऑफ क्या दी? हीट दी। जैसे मैं हीट दूंगा इसका जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। मैंने अज्यूम कर लिया कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई इसकी? du एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। du इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। अब इस पर क्या लगाया? कुछ प्रेशर लगाएगा। ये क्या लगाएगा? इस पर कुछ प्रेशर लगाया, यानी क्या करेगा? इस पर वर्क करेगा। और मैंने अज्यूम कर लिया वर्क करने के बाद पिस्टन कहाँ चला गया मेरा? इधर चला गया। ओके, कहाँ चला गया? इधर चला गया। और ये बॉल भी इसके साथ कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? इधर। और ये मास कितना है? m है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस बॉल की यहाँ पर एनर्जी कितनी है? 0 है। और जैसे ही मैंने अज्यूम कर लिया वो कितनी हाइट ऊपर चलेगी? h हाइट कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी। ये बॉल जो है यहाँ से h हाइट ऊपर चलेगी। और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो पिस्टन है इसका कोई मास नहीं है, तो मास सिर्फ किसका है? यहाँ पर इस बॉल का है। तो ये बॉल यहाँ से कहाँ चलेगी? इधर चलेगी। कब? जब इस सिस्टम ने यहाँ पर क्या किया? कुछ वर्क किया। अगर मैं अज्यूम करूँ वर्क कितना किया? dw वर्क किया, तो ये dw किसके बराबर होगा? जो यहाँ पर एनर्जी में चेंज आया, इसकी जो बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आया, उसके बराबर होगा। अब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज आया होगा? नीचे कितना फोर्स लग रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स लग रहा है। तो ये अगर h हाइट है पे h डिस्प्लेस कर दे इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? mg h के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? mg h आ जाएगा। तो देखो ये क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट ए बोलूं, एट इसे पॉइंट बी बोलूं, तो यहां पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब मैंने यहां ले गया इसको, तो इसके बाद कितनी एनर्जी आ गई? mgh एनर्जी आ गई। और क्यों आई? क्योंकि सिस्टम ने क्या किया? इस पर वर्क किया। ओके, तो हमने इसको हीट दी, कुछ हीट एनर्जी दी। तो हीट एनर्जी का कुछ पार्ट किस में चेंज हो गया? किस में खर्च हो गया? यहां पर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। और यहां पर कुछ पार्ट कहां खर्च हो गया है? इसकी जो यहां पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। कितनी इंक्रीज होगी? mgh क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, सिंस हम यहां से क्या लिख सकते हैं? सिंस दिस dq या फिर हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर है? यहां पर किसके बराबर? इस mgh एनर्जी के बराबर। तो यहां पर ये एनर्जी इन दो एनर्जी में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। यहां पर क्या है? dw की जगह mgh है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये देखो जितनी एनर्जी यहां थी, जितनी हीट एनर्जी यहां थी, उतनी हीट एनर्जी यहां भी है। यानी ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सिर्फ एनर्जी क्या हो रही है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। यहां पर ये हीट एनर्जी थी, इसका कुछ पार्ट कहां किस में कन्वर्ट हो गया? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कितनी है? mgh के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स इन थर्मोडायनेमिक्स, होल्ड्स इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कभी कभी आ जाता है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमको क्या बताता है। तो पहला हमारा आंसर होना चाहिए कि वो बताता है कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है क्या रहती है? कंजर्व रहती है। फिर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो एनर्जी होती है क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ओके, तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि ये बताता है कि किसी सिस्टम के पास
इंटरनल एनर्जी होती है जब वो सिस्टम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। देखो अगर हम कुछ ऐसा एज्यूम करें, ये क्या था, हमारा ओल्ड वर्जन था, ठीक है, जब हमको ये पता नहीं था कि इंटरनल एनर्जी के नाम का भी क्या है, कोई कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया हमको कि किसी भी सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, और जब हम उसको हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आती है, लेकिन जो ओल्ड वर्जन था वो क्या था, कुछ ऐसा था जब हमने क्या एज्यूम किया था कि इंटरनल एनर्जी नहीं होती है या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज नहीं होता कब बोलेंगे, जब हम एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या, ये कैसा है, ओल्ड वर्जन है, ये क्या है, इसका न्यू वर्जन है। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये क्या बोलता है कि किसी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है। वो कौन बताता है हमको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम, एवरी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सम इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये क्या हो गया, इसके तीन महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस हो गए। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हैव सम इंटरनल एनर्जी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये तो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट, ठीक है, सिंपल भाषा में लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब से हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक्स की किन किन प्रॉपर्टी को समझा सकते हैं या फिर किन किन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को समझा सकते हैं। ओके, पहली हेडिंग है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस को समझा सकते हैं कि ये क्यों होती है। ओके, तो हिंट डालो, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सिंस वी नो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है, जिसमें कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दिस डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास डी यू प्लस का डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, यहां बोल सकता हूं मैं, और इसको कर सकता हूं मैं, दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डेल वी होता है। ठीक है, डेल बोलो डी बोलो, एक ही बात हुई। ओके, ना अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डी टी 0 है, यानी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है, दिस इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी वो क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। यानी इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर इसका टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, यानी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ T इज कांस्टेंट, अगर T क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, देन दिस U इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये U होगा वो भी क्या होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा। अगर U कांस्टेंट है तो du होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज हो जाएगा, नाउ देन जो हमारे पास dq होगा या फिर डेल q होगा वो किसके बराबर होगा, डेल w के बराबर होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास क्या है, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट हम देते हैं वो पूरी की पूरी हीट कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, वर्क के फॉर्म में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन हीट इज टोटल गिवन हीट इज स्पेंड इन वर्क डन। ठीक है, जितनी हीट हम देते हैं वो पूरी की पूरी कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, या बोल सकते हैं स्पेंड हो जाती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड हिंट डालो, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको भी समझा सकते हैं, देखो हम, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। सिंस वी नो इन एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, डी क्यू कितना, सॉरी क्यू कितना होता है, कांस्टेंट होता है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। अगर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब गिवन चेंज इन हीट कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। ठीक है, एडियाबेटिक सिस्टम कैसा होता है या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें ना तो हम हीट सिस्टम को दे सकते हैं ना हीट सिस्टम से बाहर निकल सकती है। तो इसका मतलब इसके लिए Q कांस्टेंट है और dQ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर dQ जीरो है, नाउ सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो dQ इज इक्वल टू du प्लस का dw। नाउ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस dQ कितना है, जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू du प्लस का डेल u प्लस का कितना आ जाएगा, डेल w आ जाएगा। तो यहां से इंटरनल एनर्जी या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया मेरे पास, माइनस का डेल w आ गया, माइनस का कितना आ गया, dw आ गया। तो यहाँ पे तो अभी तो देखो क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्या दिखाना चाह रहा है हमको, अब ना तो हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी, तो चेंज सिर्फ किसमें होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर सडन एक्सपेंशन होता है तो गैस क्या होती है, ठंडी हो जाती है, अगर सडन कंप्रेशन होता है गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहां समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो क्या हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ वर्क डन है। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, if work is done by system, if work is done by system, अगर वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तब उस केस में जो dw होगा किसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो dw कितना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर dw या फिर डेल w पॉजिटिव है तो ये du कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां से जो du होगा वो कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। यानी यहां पर क्या हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जा रही होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज किया। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करी इसका मतलब क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया, और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये कैसा केस हुआ, देखो वर्क डन बाय सिस्टम यानी क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। यही कारण है जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, सडन एक्सपेंशन। ओके, नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है यहां पर, इफ वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क किस पर हो रहा है, सिस्टम पर हो रहा है। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो गैस के केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और कैसा होगा ये, सडन कंप्रेशन, क्योंकि कैसी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इस केस में जो dw होगा यानी dw कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर dw नेगेटिव है, अब ये वैल्यू यहां पुट करो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में जो du होगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कैसा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या कर गई होगी, सिस्टम की इंक्रीज कर गई होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, सिस्टम क्या हो गया होगा, गर्म हो गया होगा। ठीक है, यानी सिस्टम अगर गैस है वो गैस क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, यही कारण है कि अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन करते हैं तो गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो कौन बताता है, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। ना हिंट डालो, कौन सी वाली, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक हिंट डालो। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ना आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या था थर्ड वाला, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन वॉल्यूम dV कितना हो गया है, जीरो हो गया है। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, जो dQ होता है किसके बराबर होता है हमारे पास, du प्लस का P dV के बराबर होता है। अभी हमने डिस्कस किया ना, dV कितना है, जीरो है, सिंस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस दिस dV इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जीरो पुट कर दो इसकी जगह, तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कितना, जीरो हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास dQ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहां पर du आ गया। तो dQ इक्वल टू क्या आ गया, du आ गया। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम हो नहीं रहा है, यानी वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हम किसी सिस्टम को क्या दें, हीट दें, तो उससे क्या होगा, जो पूरी की पूरी हीट है वो किसमें खर्च हो जाएगी,
इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान किसी सिस्टम को हीट देते हैं, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो पूरी की पूरी हीट कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। अगली हिंट डालो, आइसोबैरिक प्रोसेस। फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास, जो डी क्यू होता है किसके बराबर होता है हमारे पास, डी डेल यू प्लस का पी डेल वी के बराबर होता है। ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हुआ, ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो यही क्या हो जाएगा इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कब, जब हमारे पास कैसी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान तो ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सिर्फ कितना चेंज आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और जगह प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसके दौरान ये प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। यहाँ पर वॉल्यूम अगर V2 से V1 चेंज हो रहा है तो उसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम को मैंने क्या करी, हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, पहले उसका वॉल्यूम V1 था, ये पिस्टन चेंज हुआ, यहाँ गया पिस्टन, ओके, पिस्टन पहले इधर था अब इधर गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, जो कहला V2 हो गया। ओके ना, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर कितना है, P है, टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ से मेरे पास अगर डेल V निकाल दो कितना हो जाएगा मेरे पास, V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का P इंटू V2 माइनस V1। इस तरीके से क्या कर सकता है, इसको लिखा जा सकता है। ये कौन सा हो गया हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, तो हमने सीखा सबसे पहले क्या कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म या फिर एक केस देखा कि जिसमें क्या था, जो हीट थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, वर्क के। फिर उसके बाद डिस्कस किया किसके बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा। उसका सिग्निफिकेंस क्या था, पहले तो ये बताता है कि जो हीट होती है वो किसके, जो हीट होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्म होती है। दूसरा इसने क्या बताया कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक्स में क्या करता है, अप्लीकेबल होता है। और जो थर्ड है वो क्या बताया कि जो किसी भी सिस्टम के पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, जब वो सिस्टम कहाँ होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, फिर उसको हमने किसके डिस्कस किया, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया। हमने इसकी हेल्प से आइसोथर्मल प्रोसेस को समझाया, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस को समझाया, फिर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस को समझाया, फिर उसको हमने आइसोबैरिक प्रोसेस को समझाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप इसको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।